द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम कहानी के तत्वों के आधार पर पुरस्कार कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार शीर्षक ये कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रसाद जी ने इस कहानी के माध्यम से ये सिद्ध करना चाहा है कि व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर हमें स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, यही इस कहानी का संदेश है। आइए ध्यान दें इस कहानी की कथा वस्तु पर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर खड़ा पुरस्कार कहानी का कथानक अत्यंत सशक्त और सरल है। कौशल राज्य में एक उत्सव मनाया जाता था। महाराज एक दिन कृषक बनते थे। वे जिस भूमि पर हल चलाते थे वह राज्य की भूमि हो जाती थी और भूमिपति को उस भूमि के भाग का चौगुना दाम राजकीय अनुग्रह के रूप में दिया जाता था। इस साल महाराज के हल जोतने के लिए जिस भूमि का चयन किया गया वह सिंहमित्र की कन्या की भूमि थी। उस सिंहमित्र की जिसने अपनी वीरता से कौशल की मगध के आक्रमण के समय रक्षा की थी। उस लड़की का नाम मधुलिका था। उसने अपनी धरती तो राज्य को देने से इनकार किया, परंतु उसका मूल्य लेना उसने स्वीकार नहीं किया। उसी उत्सव में मगध का एक राजकुमार अरुण भी आया हुआ था। वह मधुलिका के भोलेपन और सौंदर्य से प्रभावित हुआ। उसने मधुलिका से अपना प्रेम भी व्यक्त किया, किंतु मधुलिका ने उसे ठुकरा दिया। किंतु भीतर ही भीतर मधुलिका राजकुमार की याद को, उसकी बातों को याद करती रहती। 3 वर्ष बाद मधुलिका को अरुण फिर मिलता है। अब वह मगध से निकाला गया राजकुमार था जो अपने बाहुबल पर किसी नए राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसने मधुलिका की सहायता से उसी के देश पर अधिकार करने की योजना बनाई, जिसे मधुलिका की देशभक्ति ने निष्फल बना दिया। अरुण बंदी हुआ, उसे प्राणदंड दिया गया और मधुलिका ने भी पुरस्कार में अपने लिए प्राणदंड मांगा। इस प्रकार मधुलिका ने अपने देश की रक्षा भी की और अपने प्रेम की भी। उसने अपने प्रेम को कर्तव्य पर बलिदान कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत कथानक में रोचकता, जिज्ञासा और संभावना तथा सभी गुण विद्यमान हैं। कथा प्रवाह में कहीं भी शिथिलता नहीं आने पाई है। आइए ध्यान दें पात्र और चरित्र चित्रण पर। प्रस्तुत कहानी में मुख्य पात्र मधुलिका का है, शेष सभी पात्र गौण हैं। मधुलिका एक वीर की बेटी है जिसने कभी अपने राज्य कौशल की मगधों से रक्षा की थी। उसमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा हुआ है। वह अपने सिद्धांतों की पक्की है। उसकी भूमि को अब राज्य को भूमि बना दिया जाता है और राजा उस पर अपना हल चलाते हैं, तो मधुलिका उन्हें बीज देने का कार्य करती है। इस कार्य को करते समय उसमें थोड़ी भी शिथिलता देखने को नहीं मिलती, किंतु जब उसे उसकी भूमि का मूल्य दिया जाता है तो वह दी गई मुद्राओं को महाराज पर से न्यौछावर करके फेंक देती है और निधड़क होकर कहती है कि ये उसके बाप दादा की भूमि है, उसे बेचना अपराध है। धरती तो माँ के बराबर होती है, उसे कौन बेचता है? यही नियम मधुलिका का भी था। वह रूखी सूखी खाकर गुजारा करती है, मेहनत मजदूरी करती है, घास फूस की झोपड़ी में रहती है, किंतु राजकीय अनुग्रह को प्राप्त नहीं करती। मधुलिका की सादगी, उसके सौंदर्य और उसकी निर्भयता से प्रभावित मगध देश का राजकुमार जब अपना प्रेम प्रकट करता है तो मधुलिका उसे दुत्कार देती है, किंतु वह आखिर लड़की है। उसके हृदय में भी दिल धड़कता है। वह उस राजकुमार के प्यार को ठुकराने पर पछताती है कि संयोग से फिर उसे मिल जाता है। इस बार वह एक विद्रोही राजकुमार है जो अपने को फिर से राजा बनाने के स्वप्न देखता है। मधुलिका के भोलेपन से लाभ उठाकर वह कौशल पर अधिकार करने की योजना बनाता है, किंतु मधुलिका उसके इस षड्यंत्र को असफल बना देती है। उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वह अपना प्यार बलिदान कर देती है।
इस प्रकार हम मधुलिका को देशभक्ति के साथ साथ अपने प्यार को निभाने वाली युवती के रूप में देखते हैं। कहानीकार ने कहानी के पात्रों की भीड़ एकत्र नहीं की। मुख्य पात्र के विकास के लिए, कथा प्रवाह को बनाए रखने के लिए जिन जिन पात्रों की आवश्यकता थी उन्हें ही कहानी में रखा है। आइए ध्यान दें कहानी के संवाद पर। प्रस्तुत चरित्र प्रधान कहानी है। इसके संवाद संक्षिप्त और सशक्त हैं। संवाद जहां कथा वस्तु के विकास में सहायक होते हैं, वहां वे पात्रों के चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। कहानी के आरंभ में जब राजकुमार अरुण मधुलिका के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करता है, तो देखिए कहानीकार ने कितनी शिष्टता से काम लिया है। मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी, मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। आह, मनुष्य कितना निर्दयी है, अपरिचित है। क्षमा करो, जाओ अपने काम। मधुलिका की देशभक्ति का परिचय देने वाली ये पंक्तियां देखिए। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्र नियम है। मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। अरुण के चरित्र पर प्रकाश डालने वाली ये पंक्तियां देखिए। भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊं? कथा प्रवाह में रोचकता और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला निम्न संवाद देखिए। भयानक, अरुण तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम? रात के तीसरे पहर में मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य, तुम अपनी झोपड़ी में ये रात बिताओ। प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरस्कार शीर्षक इस कहानी में संवादों के सभी गुण विद्यमान हैं। आइए ध्यान दें वातावरण पर। श्री जयशंकर प्रसाद एक सफल नाटककार हैं और उनके नाटकों में अधिकतर नाटक ऐतिहासिक ही हैं, इसलिए वातावरण निर्माण में वे सिद्धहस्त हैं। पुरस्कार शीर्षक कहानी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ऐसी कहानियों में तो वातावरण का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि कहानीकार को अतीत के युग का पुनर्निर्माण करना होता है। प्रस्तुत कहानी में भी लेखक ने सफलतापूर्वक वातावरण का निर्माण किया है। कौशल राज्य के उत्सव का चित्रण अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से हुआ है। लेखक ने कुछ स्थलों पर तो अपने शब्द चित्रों से वातावरण को सजीव बना दिया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। अरुण ने देखा, एक दिन छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित, भ्रमर निस्पंद थे। अरुण ने अपनी अश्व को मौन रहने का संकेत दिया, उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा, जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दुष्ट, तुम कौन? वातावरण के निर्माण में कहानीकार अपनी कहानी की मूल संवेदना और भाव क्षेत्र के पाठक का तादात्म्य स्थापित करने में पूर्णतया सफल हुआ है। आइए ध्यान दें कहानी की भाषा शैली पर। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत मिश्रित होने पर थोड़ी कठिन अवश्य लगती है, किंतु वह है सजीव, सशक्त और संबद्ध। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देने की इनकी क्षमता है। जैसे राजकुमार अरुण द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या कल के उत्सव की संचालिका वह थी, तो मधुलिका का ये उत्तर, उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। इस छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी गई है। प्रसाद जी ने छोटे छोटे सरल भाषा में वाक्यों का प्रयोग इस कहानी में किया है, जो गहरा अर्थ रखते हैं। जैसे, दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। जैसे, खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रसाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह,
मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। प्रसाद जी एक उच्च कोटि के नाटककार ही नहीं, कवि भी थे, इसलिए उनकी इस कहानी में कवित्वमयी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, किंतु उन्होंने कहीं भी अपनी भाषा को संस्कृतनिष्ठ तत्सम पदावली से आक्रांत नहीं किया। आइए ध्यान दें कहानी के उद्देश्य पर। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक देश की सुरक्षा सर्वोपरि है की भावना को स्थापित करना चाहता है। जब देश पर संकट आता है अथवा देश की स्वतंत्रता को खतरा पैदा होता है, तो जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को देश हित पर बलिदान कर देता है, वही सच्चा देशभक्त है। ऐसा व्यक्ति सचमुच महान है। मधुलिका एक निर्धन किसान की बेटी है। अपने जातिगत अहम के कारण वह अपनी भूमि को बेचने के पक्ष में नहीं है, इसलिए राजा के द्वारा दिया गया धन वह अस्वीकार कर देती है और मेहनत मजदूरी करके रूखी सूखी खाकर एक वृक्ष के तले घास फूस की झोपड़ी में रहना अच्छा समझती है। वह अपने असूलों के लिए कुछ गलत कार्य नहीं करना चाहती। मधुलिका को दारिद्र्य की ठोकरों ने व्यथित और अधीर कर दिया था। नारी सुलभ स्वभाव के कारण उसे राजकुमार अरुण की बातें याद आने लगीं, जिसने उससे अपना प्रेम प्रदर्शित किया था। ऐसी मानसिक दशा वाली मधुलिका को अरुण आकर एक बहुत बड़ा लालच देता है। वह एक नए राज्य की स्थापना करके उसे रानी बनाने का स्वप्न दिखाता है और वह भी मंत्रमुग्ध सी उसे कहती है, जो कहोगे वही करूंगी। किंतु उसे जब पता चलता है कि उसका प्रेमी उसी के राज्य पर अधिकार करके उसे महारानी बनाने वाला है, तो उसकी देशभक्ति जाग उठती है। वह अपने कर्तव्य देश की रक्षा सर्वोपरि है पर अपने प्यार अपने प्रेमी को बलिदान कर देने को तैयार हो जाती है। अरुण बंदी हुआ और उसे प्राणदंड दिया गया। उसके देश की रक्षा हो गई, किंतु उसका प्यार तो उजड़ गया। नहीं, वह अपने प्यार की भी रक्षा करेगी। देश रक्षा सर्वोपरि थी, वह हो गई। अब अपने प्यार की रक्षा का समय था और उसने पुरस्कार में अपने लिए भी मृत्युदंड मांगकर अपने प्यार का साथ देने का निश्चय किया। इस प्रकार उसने अपनी बुद्धिमत्ता से दोनों की रक्षा की। प्रसाद जी जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, उसमें उन्होंने पूरी तरह सफलता पाई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी की पुरस्कार शीर्षक कहानी तत्वों की कसौटी पर पूरी और खरी उतरती है।